हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारा पॉलिटी का 5th क्लास है और हम अपने क्लास में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में संविधान सभा को पूरी कंप्लीट तरीके से क्या कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। और अब हमारा है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं, जानते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है या भूमिका है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका को कहते हैं। ठीक है, उसके परिचय या भूमिका को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो प्रस्तावना है ये किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने वाला देश अमेरिका है। ठीक है, यानी कि अमेरिका देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था और उसके बाद कई देशों ने इसे क्या किया था, अपनाया था। यानी प्रस्तावना को अपने संविधान में कई देशों ने अपनाया। उसमें से एक भारत भी है, यानी कि भारत भी क्या, अमेरिका के बाद अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया। तो सर्वप्रथम किसने अपनाया था, तो सर्वप्रथम अमेरिका। ठीक है, तो लिख लेते हैं सर्वप्रथम अमेरिका। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। ठीक है, सम्मिलित किया था। ठीक है, उसके बाद से क्या, कई देशों ने उसे अपनाया था। नेक्स्ट, यानी कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। प्रस्तावना संविधान की भूमिका या संविधान का परिचय होता है। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और अगला है प्रख्यात न्यायविद या संविधान विशेषज्ञ, अगर हम कह लें संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला। ठीक है, इम्पोर्टेंट नाम है इनका। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, यानी कि प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, ये जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, संविधान सभा में हम पढ़े थे उद्देश्य प्रस्ताव कौन पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया था। ठीक है, संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हमारी क्या है, प्रस्तावना है। तो लिख लेते हैं हम संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान का प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए थे और संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया भी गया था, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना है उसे देख करके आप पूरा अनुमान लगा लेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है। ठीक है, यानी कि एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया गया है उसको पेश किया गया है। ठीक है, और संविधान में रखा गया है कि उससे हमें संविधान का पूरा इतिहास या पूरा हमको पता चल जाएगा कि हमारा भारतीय संविधान किस तरह का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिएगा दोस्तों इसके एक एक वर्ड को बारीकी से देखिएगा कितना अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए और ठीक है, और इसके समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो देखिए दोस्तों कितने तरह का न्याय कह रहा है, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, धर्म विश्वास, यहाँ कर लीजिएगा, धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
तथा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले, ठीक है, एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा संविधान, ठीक है। देखिए कितने अच्छे सलीके से इसे बनाया गया है, सजाया गया है, ठीक है। तो देखिए 2-3 राउंड इसे पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। जैसे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में, ठीक है, यहाँ सभा लिख लीजिएगा। इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ है? सबसे पहला हमारा आता है हम भारत के लोग। सबसे पहले देखिए, इस प्रस्तावना से ही हमको क्लियर होता है कि जो भारत का संविधान है या भारत का जो कानून है वो जनता पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में ही क्या दिया, हम भारत के लोग, ठीक है। यानी कि पूरे एक विशेष व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया है, पूरे भारत के सदस्य को यानी पूरे भारत की जनता को संबोधित किया गया है। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ये शब्द आया, प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि स्वयं मालिक होना किसी चीज़ का, ठीक है। यानी कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। यानी कि किसी का इसके ऊपर दबाव नहीं है, ठीक है। यानी भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, ठीक है। वह किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को वो मन चाहे माने ना माने, वो खुद पे निर्भर है, ठीक है। यानी कि किसी के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, किसी के अधीन नहीं है।
इससे हमको ये पता चला, ठीक है। यानी कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ऐसा अगर हम कह लें तो ठीक पड़े, ठीक है। और यानी कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब खुद फैसला लेता है, किसी के दबाव में नहीं, किसी का इसके ऊपर बाध्यता नहीं है। फिर है दोस्तों समाजवादी। तो समाजवादी क्या है, जो हमारा भारत है वो लोकतांत्रिक समाजवादी है, ठीक है। जिसमें क्या हमें देखना है, यानी कि इससे तात्पर्य है कि भारत में जो गरीबी है, सामाजिक तौर पे जो असमानताएं हैं, इन सबको क्या करना, खात्मा करना, इनको दूर करना, ये हमारा क्या है, समाजवादी। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि यानी कि भारत अपने आंतरिक बाह्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि किसी शक्ति के अधीन नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी यानी कि जो भी छुआछूत या फिर असमानताएं हैं उनको दूर करना। धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को नहीं मानता, ठीक है, यानी कि कोई विशेष धर्म भारत का नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी भी धर्म को वो राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है, सभी धर्म को मानता है और सभी धर्म को क्या करता है, समान समझता है, एक रूप से देखता है। तो इसमें क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्म एक समान। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या, राज्य की देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, ठीक है, और जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार होगा, ठीक है, यानी कि जितनी शक्तियां हैं वो जनता में ही निहित हैं। जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करेगी, ठीक है, उसे निर्वाचन करने का अधिकार है कि वो किस प्रतिनिधि को चुनाव करती है, ठीक है। और जैसे जनता का क्या होगा, स्वामी न होकर के सेवक होगा, जिसे वो निर्वाचित करेगी वो जनता का स्वामी नहीं होगा बल्कि जनता का सेवक होगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, यानी कि जितने नागरिक हैं देश में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी 3 तरह के न्याय की बात की गई है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये 3 तरह के न्याय और स्वतंत्रता कितने तरह की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ठीक है, यानी कि 5 तरह की स्वतंत्रता हमें देती है। विचार यानी कि हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने, किसी के आगे, इसकी स्वतंत्रता है हमें। हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को हम मान सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि किसी धर्म से संबंधित हम कोई भी अपना सकते हैं, ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, और 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार करने की, अभिव्यक्ति करने की, धर्म की, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। समानता कितने की है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, यानी कि सभी को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, और सभी को अवसर मिलना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए सभी व्यक्ति यानी सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति का सम्मान है, ठीक है, यानी उनकी जो गरिमा है उनको कभी क्या करना है, चोटिल नहीं करना है, आघात नहीं पहुंचाना है, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है, जो हमारा भारत राष्ट्र है उसकी एकता और अखंडता, कभी खंडित न होने वाली एकता, ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना है, ठीक है, यानी आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है, यानी कि दृढ़ संकल्प लेना है। इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है, यानी कि इसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये संविधान का जो वर्ड है, एक एक वर्ड वो आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा और इसे देख के पता अनुमान लग गया होगा कि आपका भारतीय संविधान किस तरह का है, ठीक है। यानी कि कहें तो हमारा भारतीय संविधान जो है ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, ठीक है, यानी कि दोनों का मिक्सचर अगर हम कह लें तो है, ठीक है।
आगे आइए हम देखते हैं कुछ इसके रिस्पेक्ट में और क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। ठीक है, प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा है, पहला हम लिख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, यानी जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला है प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग होते हुए भी, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। ठीक है, उसका भाग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला है, अगला में आता है हमारा प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत की जनता है। ठीक है, भारत के लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले ही कहा है हम भारत के लोग। ठीक है, वहीं उसी से स्पष्ट होता है कि जो भी है सर्वे सर्वा क्या है, भारत के लोग ही संविधान के कर्ता धर्ता हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी प्रस्तावना में परिवर्तन संभव नहीं। आगे हम दिखाएंगे हुआ एक परिवर्तन उसमें, उसके बाद से नहीं। ठीक है, और तो देखिए जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पे उसका भाग नहीं है, तो उसके तहत हम देखते हैं एक लोगों का कथन है। तो आप लोग नाम सुने होंगे, बेरूवाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है। तो देखिए, बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो विधायिका को उसमें परिवर्तन का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन देखिए दोस्तों, इसी के बाद एक और वाद आता है जिसमें इसका विपरीत बोला जाता है। ठीक है, केशवानंद बनाम भारती वाला नाम सुने आप लोग होंगे। तो उसमें क्या बोला जाता है, आइए हम दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ लिख लेते हैं, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में कहा गया कि, देखिए इसमें क्या कहा गया, तो इस वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों बात को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, बेरुवाड़ीवाद में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। परंतु उसके विपरीत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला आइए नेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी नेगेटिव जो संशोधन है वो संसद नहीं कर सकती है, लेकिन संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का क्या हो, विस्तार हो और मजबूतीकरण हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं संसद संविधान की मूल ढांचा में। ठीक है, यानी कि संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक परिवर्तन ठीक है नहीं कर सकती है। ठीक है, संसद वैसा संशोधन कर सकती है, संसद
वैसा संशोधन कर सकती है संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे जो मूल ढांचा है, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण हो। विस्तार व मजबूतीकरण होता है, ठीक है। यानी कि संसद जो संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है, लेकिन वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का क्या हो, विस्तार हो और मजबूतीकरण हो, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, आगे क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको नोट कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट आगे का है हमारा, देखिए इसमें एक संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी और क्या, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। यानी कि हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। ठीक है, एक बार परिवर्तन हुआ कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ जो हम पढ़े थे उसमें हम देख लेते हैं। वहाँ आप लोग को हम काउंट भी करके बताए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, कितने तरह का न्याय का बात किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, ठीक है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है। यानी कितने तरह के न्याय हो गया, 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन सा स्वतंत्रता है, तो है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और क्या है, उपासना, ठीक है। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। और कितने प्रकार का समानता की बात किया गया है, यानी कि 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी है, तो 2 प्रकार की समानता में हमारा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे व्यापक संविधान है। लिख लेते हैं यहाँ पे हम,
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, व्यापक। ठीक है, यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, और ये जो भारत का संविधान है यह अंशतः क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, लचीला है, यानी कि हम पहले ही बताएं कि भारत का संविधान जो है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक है, और लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो लिख लीजिए इसको। लिखित संविधान की अवधारणा ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है, यानी फ्रांस से लिया गया है लिखित संविधान की अवधारणा। ठीक है, अगला आते हैं दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भारतीय, क्वेश्चन पूछ देता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या होता है? भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा है पॉइंट, और लास्ट भी है। लास्ट हमारा है संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, न कि संघीय शासन। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान में भारत को क्या बताया गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, न कि संघीय शासन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में भारत को क्या बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है, न कि भारत में संघीय शासन। ठीक है, यानी कि भारत में संघीय शासन नहीं है, बल्कि भारत जो है वो राज्यों के संघ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा, और आगे का क्लास आगे हम लेंगे कि जो भारतीय संविधान के कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, यानी कि संविधान की किन किन अवधारणाओं को अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, उसको हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।